आज हम लोग का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल होता क्या है। यहाँ पर मैंने देखो सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सर्कल इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स इन सच अ वे सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है वो मूव करता है, वो इस तरह से मूव करता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो ये कैसे मूव करेगा, इसके पास एक ही चॉइस है मूव करने की कि वो इस तरह से मूव करे। ये पॉइंट ऐसे ही तो मूव कर सकता है, अगर वो ऐसे ना मूव करे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगा ना। अगर ये इधर मुड़ा तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा, इधर की तरफ आया डिस्टेंस कम हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। डिस्टेंस कह लो या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब एज लॉन्ग एज कि हम एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, सबसे छोटा डिस्टेंस जो दो लोकेशन के बीच का होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ दैट विल बी मोर एक्यूरेट, है ना, ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से मूव करता है, ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, और जो फिक्स्ड पॉइंट है ये इस तरह से मूव करेगा कि इसका जो पाथ होगा ना उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कल। यानी ये पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसका जो डिस्टेंस है वो एक फिक्स पॉइंट से बदलता नहीं है और वो कांस्टेंट वैल्यू रहती है। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट पे था इससे, तो ये वैल्यू लगा चेंज नहीं होगी। और शर्त क्या है, ये पॉइंट के पास आज़ादी ही चल सकता है। तो ये किस पाथ पे चलेगा, ये जिस भी पाथ पे चलेगा उस पाथ को हम कहेंगे सर्कल। समझ में बात। देखो इसने ये रास्ता फॉलो किया, तो इस रास्ते को हमने जो यहाँ पे शेप बनकर आया हमारे बोर्ड पर या फिर कॉपी बनाए तो उस पर, तो इस शेप को हम कहेंगे सर्कल। और वो जो पॉइंट जो फिक्स था उसको हम क्या बोलते हैं, इसका सेंटर, है ना। जो पॉइंट फिक्स था उसको हम बोलते हैं सेंटर, और इसका जो पाथ है जिस पर वो पॉइंट चला उसको हम बोलेंगे सर्कल। पूरा ये जो शेप बना ना ज्योमेट्री में उसे हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल को तो आप पहले भी जानते हो, है ना। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, आपको मालूम है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है और चेंज नहीं होता। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, कहीं से भी ले लो, है ना, कहीं से भी ले लो, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। तो इसी डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम दिया रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज फिक्स डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द सेंटर। यानी ये जो लाइन बाउंड्री आप देख रहे हो, इस बाउंड्री को हम इसकी बोलते हैं सर्कल की सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। अब आपने क्या किया, एक लाइन ऐसी ली, है ना, जो सर्कल को सेंटर से होकर ऐसे ऐसे काटती हुई जाती है ना, सर्कल को आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं सर्कल का डायमीटर। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो रेडियस से डबल हो गया ना डायमीटर। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ा डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस, यानी डायमीटर जो है रेडियस से डबल होता है ना। अब एक चीज़ हमने और देखी सर्कल के बारे में, सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर आप जान गए क्या होता है डायमीटर, और सरकमफेरेंस भी आप जान गए। बाउंड्री की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ सरकमफेरेंस बोलेंगे। ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस, और हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि और इसको त्रिज्या। ठीक है, दोनों नाम आपको मालूम है, हिंदी में भी है ना। तो परिधि और त्रिज्या हमारा एक, हमने सर्कल बनाया, एक सर्कल ये देखिए आप, एक सर्कल और देखिए, ऐसा छोटा सर्कल मैंने यहाँ बनाया, और इसका भी तो कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। इससे छोटा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर, इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा। यहाँ पर सेंटर है और ये डायमीटर है। डायमीटर मैंने बताया ना, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके सर्कल की जो सरकमफेरेंस है उसको 2 पॉइंट्स पर टच करती है ना, दैट इज डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गया। अब हमने एक चीज़ और देखी यहाँ पर, जब भी हम पूरे सरकमफेरेंस को नाप लेते हैं, सरकमफेरेंस को नापा हमने, मान लो वो C आया, है ना, और उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, डायमीटर से डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा हमारी एक वैल्यू आती है, दैट वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स। चाहे सर्कल आप कितना भी बड़ा बनाएं और कितना भी छोटा बनाएं, इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपने कभी भी किसी भी सर्कल में दुनिया में जितने भी सर्कल आप देखते हैं, किसी भी सर्कल में आपने उसका सरकमफेरेंस को नापा और उसके डायमीटर को नापा, दोनों को डिवाइड किया, उससे कुछ आंसर आएगा, है ना। वो आंसर कभी नहीं बदलता, वो आंसर हमेशा फिक्स रहता है, और उस फिक्स आंसर को हमने नाम दिया दैट वाज पाई। तो पाई यहाँ से हमें मिला, समझे बात को। तो पाई कहाँ से आया, सर्कल के सरकमफेरेंस को और डायमीटर को डिवाइड करने से जो क्वांटिटी मिली उसको हमने नाम दिया पाई। और पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, हाँ 22/7 हम लिखते हैं, वैसे इसकी 3.14 और आगे बहुत सारे डिजिट तक जाती है ना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी कभी नहीं जान पाते। जब भी आप सरकमफेरेंस को नापेंगे एग्जैक्टली और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो पाई ही होगी, हमेशा फिक्स होगी, है ना। हाँ, तो यहाँ से थोड़ा सा और देखिए, डायमीटर को हम ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू में क्या हो गया, पाई यहाँ पर है, देखो मैंने डायमीटर की जगह पे 2r लिख दिया।
अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 2r यहाँ पे डिवाइड में, तो 2r वहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा c इज इक्वल टू 2πr। यानी हमें यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया कि जब भी हमें सर्कमफेरेंस की लेंथ निकालनी हो तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए, क्योंकि 2 तो एक नंबर है जो कि फिक्स रहता है किसी भी सवाल में, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी ना, उसका मतलब 5 थोड़ी हो जाएगा। सेम चीज़ पाई के साथ भी है, पाई की वैल्यू हर सवाल में जहाँ भी आप लिखा देखते हैं सब जगह क्या होगी 3.14 या फिर 22/7। दीज आर द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। पाई की बहुत दूर तक होती है, काफ़ी डिजिट तक होती है उसकी वैल्यू, है ना, नॉट मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, हम पढ़ चुके हैं रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये एक इरेशनल नंबर निकल के आता है। जब भी आप किसी भी सर्कल में देख लेना, मजे की बात तो ये किसी भी सर्कल में, दुनिया में आप जितने भी सर्कल देखते हो ना, जब भी आप सर्कमफेरेंस को और डायमीटर को डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी पाई, और हमेशा ये फिक्स रहेगा। तो आपको मालूम पड़ा पाई कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, हाँ, तो यहाँ से पाई को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये पाई का फॉर्मूला भी आपने देखा अभी कैसे आया सर्कमफेरेंस निकालने का, तो ये आपको याद रखना है। अगर हमें सर्कल की कभी बाउंड्री नापनी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस अगर हमें पता है तो उसकी पूरी बाउंड्री हम बता सकते हैं कितनी लंबी बाउंड्री है, समझा ये बात, हाँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का ये तो मैजिक है, हम कुछ रीडिंग्स को जान लेते हैं और उसकी हेल्प से बाकी रीडिंग्स निकाल लेते हैं, है ना। हाँ, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। आपने ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में भी देखा था, हमें खाली बेस मालूम होता था और एंगल मालूम होता था, उसकी मदद से हम क्या कर लेते थे, हाँ, साइड्स निकाल लेते, हाइट निकाल लेते, बहुत कुछ निकाल सकते थे ना उससे भी ट्रायंगल के बारे में। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सिर्फ हमें रेडियस मालूम होने से हमें काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। सबसे पहले इसका हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, दूसरा पेरीमीटर बोल सकते हो। पेरीमीटर वर्ड हम नहीं यूज़ करते इसके लिए, सर्कल के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए, सर्कमफेरेंस। मतलब तो वही है कहने का, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की जो लेंथ है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर सर्कमफेरेंस वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, क्योंकि ये ज़मीन में हम बनाते हैं सर्कल कहीं पे भी, तो ये कुछ ना कुछ स्पेस का ऑक्यूपाई करता है ना। तो ये जो स्पेस घेरता है, मैं ऐसा ड्राइंग शेड करके बता रहा हूँ आपको, ये जो स्पेस ये घेरता है उसको हम इसको बोलेंगे इसका एरिया। उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²। अब उसको आप देखिए कैसे आया था फॉर्मूला, एरिया मैं लिख देता हूँ पहले, πr²। एरिया हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एरिया की निकालने का तरीका इसका होता है, एक एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अगर हम वैसे सोचे तो 2D शेप्स में, है ना, लेकिन ये लेंथ इंटू ब्रेथ तो है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं पता है, बहुत सारे स्लाइसिस में, जैसे आपने पिज्जा स्लाइसिस देखे हैं, बहुत सारे स्लाइसिस में कट कर लेंगे इसे, और कट करने के बाद उनको ऐसे 1 बाय 1 एक के ऊपर एक जोड़ते हैं, और हमें उससे जो लेंथ मिलता है ना, जो वो 2πr के बराबर है, πr² के बराबर होता है। चलो इसको डेरिवेशन जानो, तो आप इसका खाली एरिया का फॉर्मूला याद रखिए। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज πr², हाँ, और सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ये चीज़ें पुरानी थी जो आपको याद होनी चाहिए, समझ में आई बात। हाँ, अब हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं इस सर्कल के बारे में जो हमें यहाँ पर क्लास 10 में यूज़ करनी है। से एक लाइन हमने खींची जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पर टच करती है ना, तो इसको हम इसकी बोलते हैं कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा, है ना। जीवा, जीवा को चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी बताइए सर्कल में, हाँ, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता था ऑप्शन में, व्हाट विच इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, तो आपको बताना पड़ेगा डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, ठीक है। हाँ, कॉर्ड आपको समझ में आया। हाँ, तो कॉर्ड जब हम खींचते हैं किसी सर्कल में, तो सर्कल को वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं करता है बच्चों, कर देता है ना। किसी भी सर्कल में आपने एक कॉर्ड बनाई तो सर्कल उससे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, हाँ, तो मान लो मैंने ये कॉर्ड बना दी है ना, इसको बोलते हैं ए बी हमने एक कॉर्ड बनाई है सर्कल में जिसका सेंटर O है, तो इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन दोनों पार्ट में हम इस पार्ट को बोलेंगे सेगमेंट, क्या बोलेंगे, सेगमेंट। फिर आप इसे माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हो, और बड़ा वाला हिस्सा जो होगा उसे मेजर सेगमेंट बोल देंगे, ठीक है। दोनों इसके नाम हो सकते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हम वैसे इसलिए इसको कभी कभी माइनर सेगमेंट ना बोल करके सिर्फ सेगमेंट बोलेंगे, तो आप समझ जाइए बाय डिफॉल्ट ये सेगमेंट वर्ड जो किसके साथ यूज़ किया जाएगा, छोटे वाले के साथ यूज़ किया जाएगा, यानी माइनर वाले के साथ यूज़ किया जाएगा। और मेजर तो आपको पता ही है ना। हाँ, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें इस क्लास में पढ़ना है, यानी इस सेगमेंट का हमें एरिया कैसे निकालना है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि हम यहाँ पे 2 रेडियस बना सकते हैं। रेडियस तो हम कितने भी ले सकते हैं सर्कल में ना, सबकी वैल्यूज तो सेम ही रहेगी। अगर सर्कल में मैंने एक रेडियस ऐसे लिया, ऐसे, और दूसरा रेडियस ऐसे ले लिया, तो रेडियस ने अगेन क्या किया, इन दोनों रेडियस ने मिलकर सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, एक ये वाला हिस्सा, ये जो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, और एक बड़ा वाला हिस्सा। तो हम इसको बोलते हैं इसका सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, सेक्टर बोलते हैं। तो ये सेक्टर हो गया।
और ये जो नीचे की तरफ मैंने ऐसे बनाया, ये जो शेड पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दैट इज सेगमेंट, और ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सेक्टर। अब सेक्टर वाइज सोचो तो ये वाला छोटा हिस्सा छोटा है ना, तो इसे हम माइनर सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा हिस्सा होगा फुल, अगर आप फुल लें, दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं इसे, अगर आप फुल लें इसे, जिसमें ये भी नीचे का शामिल कर लेते हैं फुल में, ये इस वाले को हम बोलेंगे मेजर, है ना, मेजर सेक्टर। समझ में आई बात। ये तो कुछ टर्म्स हैं, कुछ नामकरण हैं जो आपको नॉमेनक्लेचर कहेंगे, जो आपको याद होने चाहिए, है ना। मैं अगर ये वर्ड यूज़ करता हूँ व्हाट इज़ डायमीटर, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए व्हाट इज़ डायमीटर, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, ऐसे ही सेगमेंट और सेक्टर जब वर्ड मैं यूज़ करूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझ में आया ना, सेक्टर किसे बोलते हैं, सेगमेंट किसे बोलते हैं। अब हम इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला देखते हैं, है ना। ये जो एरिया होते हैं ये कैसे निकल कर आते हैं, उससे पहले आप एक एग्जाम्पल और देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। किसी सर्कुलर फील्ड है, कोई खेत है, सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में है वो, और उसके चारों तरफ क्या करना है, हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करनी है आपको, इसका मतलब आपको बाउंड्री पे तो फेंसिंग करनी होगी, यानी सर्कमफेरेंस को घेरना है, यानी बाउंड्री करनी है। तो उसके लिए कोस्ट खर्चा आता है, कितना आता है खर्चा, 5280 रुपये पर 24 रुपये पर मीटर है, और टोटल खर्चा हो गया 5280। द फील्ड इज टू बी प्लॉटेड एट द, और उसके बाद फिर उसके खेत के अंदर खेती भी करनी है। तो खेती जब करेंगे तो उसके लिए एरिया सोचेंगे ना, क्योंकि खेत में जो एरिया उसी में तो हम खेती करेंगे। और पूरे एरिया में खर्चा कितना आता है, मतलब पूरे एरिया का तो नहीं दिया उन्होंने, ये दिया है कि 50 पैसे लगते हैं, यानी 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लगता है ना। यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर आप खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने रुपये खर्च होते हैं, हाँ 50 पैसे खर्च होते हैं, यानी 0.50 रुपीज़ खर्च होते हैं, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, यानी हमें टोटल खर्चा निकालना है कि पूरा खेत अगर हम जोते हैं तो कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले तो हमें उसका एरिया पता होना चाहिए ना, एरिया पता होगा तो उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मालूम पड़ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर खर्च खेती करने में तो इतने 50 पैसे लगते हैं, टोटल कितने में लगेंगे, इतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो 50 मीटर निकल के आया तो 50 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लग जाएगा। सबसे पहले तो हमें एरिया पता लगाना पड़ेगा। एरिया नहीं पता लगाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर, तो आपको आर चाहिए ना, रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस कहाँ से मिलेगा, तो उसका आंसर है सवाल के पहले हिस्से में रेडियस मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे पूरे फेंसिंग का खर्चा कितना आया, 5280 रुपये, जबकि इन्होंने ये भी बताया कि अगर 1 मीटर होता तो 24 रुपये लगता, तो ये कितने मीटर रहा होगा आपको ये पता करना है ना, डिवाइड करके देखोगे। आप स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखो लेट रेडियस ऑफ द फील्ड इज आर। हमने फील्ड की रेडियस कितनी मान ली, आर मान ली। तो अब आप मुझे बताइए उसका पेरीमीटर या फिर उसका सरकमफेरेंस कितना होगा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताइए बच्चों, 2 पाई आर, अभी जस्ट मैंने लिखा था 2 पाई आर, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे ही शब्दों में, कोस्ट, ऐसा करके लिखिए, कोस्ट ऑफ फेंसिंग। 1 मीटर अगर हमें फेंसिंग करनी है तो कितना रुपए देना पड़ा बच्चों बताओ, देखो वहां से लिखा हुआ है सवाल पे 24 रुपीज़ ना, 1 मीटर हमने किया तो 24 रुपीज़ दिए हमने। अगर हम लोग 2 पाई आर मीटर करते तो कितने रुपीज़ देते, आंसर मल्टीप्लाई करके पता लगेगा। एक क्या कहते हैं, आपने 1 रुपये दिया तो आपको 4 टॉफी मिली सपोज करो, तो आपको अगर 10 रुपये दोगे तो कितनी टॉफी मिलेगी, मल्टीप्लाई करते हो ना, मल्टीप्लाई करते हो, सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो हमने 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना, हमने मान लिया 2 पाई आर जो है हमारा वो कोई नंबर है ना, तो इतना टोटल फेंसिंग है 2 पाई आर। 2 पाई आर आप फॉर्मूला वाइज जानते हो, 2 पाई आर इज द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, है ना। तो 2 पाई आर उसकी लेंथ है, और एक मीटर के लिए इतना रुपए देना पड़ता है, तो इतने मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करके पता लगेगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग। यानी अगर हमें पूरी फेंसिंग करनी है तो उसके लिए कॉस्ट कितना आएगा, खर्चा। आंसर बड़ा आसान है, 2 पाई आर को अगर मल्टीप्लाई कर दे 24 से तो हमें आंसर मिल जाएगा उसका, है ना। और इसकी वैल्यू हमें दी गई है, आप ध्यान से क्वेश्चन में पढ़िए। तो कॉस्ट ऑफ टोटल फेंसिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, टोटल फेंसिंग का कॉस्ट इतना है। देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ से, इसका मतलब आप इसके बाद कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहाँ पर जोड़ रहा है चीज़ों को, यहाँ तक तो पर मीटर का हिस्सा जोड़ रखा था, आगे का सवाल यहाँ से है स्टार्ट। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड हम क्या लिख देंगे, 5280, हमारा इक्वेशन जैसा बन गया नहीं है, 5280 लेफ्ट साइड आ गया, इक्वल टू में 2 पाई आर और 24 मल्टीप्लाई में
24 को इससे मल्टीप्लाई करके 48 बना लीजिए, डबल कर लीजिए, 48 पाई आर इज इक्वल टू 5280। अब आप ये सोचिए कि हमारी लेफ्ट साइड है, 48 पाई आर जो है वो हमारी लेफ्ट साइड है और ये जो है वो हमारी राइट साइड है। इसको हम बोलते हैं भेजना, नहीं बोलते इसको हम बोलते हैं सोच ला, मान लेना। अब से हम इसे लेफ्ट साइड माना करेंगे, इसे राइट साइड मान करेंगे। मैथ में हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मान लो बोर्ड के पीछे से कोई देख रहा हो और पीछे से कोई पढ़ रहा होता, मैं उस साइड से पढ़ा रहा होता बोर्ड बच्चों को, तो उसको ये लेफ्ट दिखता ना, हाँ, तो हम लोग मान लेंगे ये लेफ्ट साइड है हमारी और ये राइट साइड है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, मान लो देखो ऐसा लिखा है सवाल 3 + 2 इज इक्वल टू 1 + 2 या फिर 1 - 2 लिखा हुआ है, 1 - 3 + 2x लिख लो इज इक्वल टू 1 - x ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसको लेफ्ट मान रहे हैं, इसको राइट मान रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करोगे बच्चों की आप x - 1 लिख लो, रिवर्स मोड में लिख दो और इसको 2x + 3 ऐसे कर लो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपने क्या करना है, अभी भी आपने हमेशा 1 - x ही लिखना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि निगेटिव साइन जो है वो x के ऊपर लगा है, 1 के ऊपर नहीं लगा है। x - 1 मत कर लेना उसको। बच्चे सोचते हैं क्या कि ये रिवर्स हो गया और वो उसको x को पहले सोचने लग जाते हैं, है ना। यहाँ पर देख रहे हो आप, x को पहले नहीं सोचना, x हमेशा इस सेकंड पोजीशन पे था, 1 के पीछे था। तो अगर आप इसे लेफ्ट साइड भी मान रहे हो तो वो वहीं पे रहेगा। इसका मतलब कुल मिला के ये चीज़ें इस तरफ लिखी जाती हैं और ये वाली चीज़ें इस तरफ लिख ली जाती हैं, इसको पलटा नहीं जाता। बच्चे समझते हैं कि पलट दिया तो x पहले आ गया, 1 उसके पीछे आ गया और 2x बाद में आया, फिर 3, ऐसा नहीं, पलटना नहीं है आपको। इसको लेफ्ट माना तो इसको लेफ्ट लिखना शुरू कर दो, केवल पूरे का पूरा एज इट इज़ ऐसे कॉपी करके लेफ्ट लिखना शुरू कर दिया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी किया, 48 पाई आर को मैंने लेफ्ट लिख लिया और इसको इधर लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता है 48 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 48 पाई है ना, दोनों को डिवाइड में भेज देते हैं, 52 48 यहाँ पे आ गया और इसका मतलब 22/7, तो 22/7 आएगा, अपॉन में 7 जो है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 22/7 जो होगा। हाँ, 7 ऊपर क्या चला गया, 7 ऊपर क्यों नहीं जाएगा, देखो ऐसे जाएगा। मैं यहाँ पर साइड में दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पे 3 लिखा है ना, और यहाँ पे 2/1 या फिर 3 लिखा है, ऐसे मान लो, तो इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं और ये हमारा मेन डिवीजन है, मेन वाला डिवाइड है ये, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अगर ये डिवाइड है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 3/1 है ऊपर, डिवाइड को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और 2/3 को ऐसे लिखोगे एज इट इज़। देखो वही डिवाइड है, इसको लिखने का स्टाइल तो चेंज कर दिया मैंने, 3/1 को ऐसे लिख लीजिए, इसकी जगह लगा ली मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई लगाओगे तो नीचे वाला ऊपर होता है और ऊपर वाला नीचे होता है। तो आपने देखा 7 नीचे था तो 7 इसलिए ऊपर चला गया। ये शॉर्टकट में आपको सोचना आना चाहिए अंदर अंदर, हर बार की ये मत करिए, सोचिए इसको कि अगर 7 नीचे था 22 के तो यहाँ पर ये 7 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे इसका तो वो 7 तो वैसे भी ऊपर ही हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, वैसी वही चीज़ वहाँ पर भी होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, काट पीट करके सब बताइए कितना आंसर आएगा। इसको जब आप काट पीट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35 मीटर, अगर हमारा ये मीटर में दिया हुआ था, है ना। हाँ, तो आपको क्या मिल गया इससे, सिर्फ और सिर्फ रेडियस मिला है आपको। अभी आपको ये नहीं मिला कि अगर हम लोग खेत में खेती करें तो कितना पैसा लगेगा, ये नहीं मिला ना अभी। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया निकालोगे, कितना एरिया है हमारे पास खेती करने के लिए, ये पता लगाओगे। जब आपको ये पता लग जाएगा कितना एरिया हमारे पास खेती करने के लिए है, देन आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो उसकी 0.50 की, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पे हमें इतना खर्चा देना पड़ता है। मान लो टोटल एरिया आ गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर या 50 मीटर स्क्वायर, तो अगर टोटल निकालना है तो उसको हम लोग 0.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में, है ना। फिलहाल के लिए मैं उसको लिखता हूँ आगे क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन का आगे का पार्ट लिखिए आप। एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू बताइए पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। आर आपने बड़ी मेहनत से अभी भी जस्ट निकाला ना, 35 का स्क्वायर है तो 35 को 2 बार मल्टीप्लाई में लगा दीजिए और 7 से कट कीजिए, 7 5 जा 35। अब 5 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बताइए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा 1925 आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसी के बेस पर आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी गई है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 दी गई है। इसमें आपको इतना ही नॉलेज यूज़ करना है, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, तो आपको सर्कमफेरेंस से रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे, एरिया से रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट। तो सेक्टर और सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे हमें मिला वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा है तो उसको हम जान लेते हैं कैसे हमें वो फॉर्मूला मिला था।